कर देंगे। ठीक, चलो देखो कहाँ तक हो गया था? हो रहा धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। सूचक हो गया ना सब। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ करेगा? तो अम्ल के साथ करेगा तो कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे H2SO4 किससे करा रहे हैं? जिंक से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? जिंक से। जिंक क्या है? धातु है। परमाणु संख्या 30। H2SO4 कहाँ पाया जाता है? शुक्र ग्रह पर। ई अभिक्रिया करेगा, जे रहेगा वह निकलेगा, जे रहेगा वही निकलेगा। कौन सी निकलेगा? हाइड्रोजन। ऐसे इसका तुम लोग जानते हो, धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, आगे कहता है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार धातु से अभिक्रिया करता है, कहता है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस ही उत्सर्जित होते हैं। तो ये सब ध्यान नहीं रखना है क्षार केकरा साथ अभिक्रिया करेगा। ऐसे पूछ देता तो हाइड्रोजन गैस बताना है, लेकिन हम तो देख लेना जे रहेगा वह निकलेगा, सीधी बात। जैसे कि देखो क्षार की अभिक्रिया करवा रहा है किससे? जिंक की अभिक्रिया NaOH से करवा रहा है। हाइड्रोजन शायद कौन सी निकलती? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उसके बाद देखो उसी तरह कर रहा है Al का। Al का किसे करवा रहा है रे? एक्रेस करवा रहा है। कौन सी निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ये वीडियो बना है ना? हाँ। बस ये सब याद होगा तोरा ना रे। आगे कहता है धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट जखन अभिक्रिया कौन सी निकलेगा रे? CO2 निकलेगा। धातु कार्बोनेट मतलब नहीं समझता है? कौन सी है? कार्बोनेट। ये कौन सी है? कार्बोनेट है। कौन सी है? धातु। धातु कार्बोनेट हुआ तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ना, तो ही लिखल है जा देख। कहता है सभी का धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण भी बनाता है। संगत लवण कोमा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना, पूछेगा धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रहेगा ना, तुम कार्बन डाइऑक्साइड मारोगे। ठीक, जैसे कि देखो बोला कि धातु कार्बोनेट CaCO3 हुआ, कौन ग्रास हम अम्ल से करेगा? तो कौन सी बोला बनाएगा? लवणों बनाएगा। लवण भी बनाएगा। तो लवण कौन सी बनाएगा बताओ? CaCl2 लवण हो जाएगा। सी सही है। अब बताओ, बोला कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जलो बनाएगा। आंख मन को लिख लेंगे, कोई दिक्कत? अब बनाएगा ही फिक्स है, कोई दिक्कत वाले समीकरण बनवे करेगा। देख कैल्शियम एक कैल्शियम हुआ, Cl2 तैबे नहीं करेगा ना, सूत्र है तो। अब प्लस CO2 बन गया, एक कार्बन हुआ, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पर 1 2 1 3 हुआ, तो 3 है ऑक्सीजन, पूर गया ना। तो यानी कि धातु का कौन सी है? धातु कार्बोनेट है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल से। अम्ल से। तो कौन सी? पहले लवण बनाएगा। कौन सी बनाएगा? लवण है। सबसे परवल लवण बोलेगा तब कौन सी? NaCl क्या है? लवण है। क्या है? लवण। कहाँ पाया जाता है? समुद्र। साधारण नाम किसे कहते हैं? सोडियम कहाँ? समुद्र में पाया जाता है। ध्यान रखना। तो बोलेगा धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा कौन सी का निर्माण करेगा? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कौन गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे पूछेगा क्षार जब धातु से अभिक्रिया करेगा तब कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तब कौन? हाइड्रोजन। अब बोलेगा धातु कार्बोनेट था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्या उसी तरह कहता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब करता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब समझता है ना? कौन सी? धातु NaCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक नहीं बोलते, देखो Na क्या है? धातु है। Na मतलब सोडियम। Na मतलब सोडियम होता है। Na का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। ध्यान रखना, मतलब बोलेगा तो कौन सी बोलना है? सोडियम है। ठीक है, NaHCO3 क्या हो गया? ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। एकरा अभिक्रिया कौन चीज करा रहे हैं? अम्ल से। हम करा देंगे, क्या दिक्कत है? तो बस वह चीज आएगा, इहो बनाएगा। कौन सी? संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी बनाएगा? NaCl। ठीक है, NaCl CO2 प्लस H2O बनाएगा। तो कौन गैस? समझाना चौचा रहे, वह देख धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स करेगा तो ये क्या बनाएगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो कौन सी बनाएगा? लवण और जल। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब समझता है कि अम्ल क्षार दोनों अभिक्रिया कर रहा है, उदासीन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ऐसे तुम लोग के क्वेश्चन बताते हैं, परमाणु विद्युता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक, ध्यान दे।
अब कहता है उदासीनीकरण के एक एग्जांपल लिख दोगे ना, देख ले। NaOH कर सकते हो प्लस HCl प्लस HCl कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख ले, NaOH प्लस H2SO4 कर दो। हाँ कर लेना, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा इसमें? NaCl प्लस H2O आई जा Na2SO4 हाँ Na2SO4 प्लस H2O। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया ओकरे कहेंगे जब हम अम्ल और क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेगा, लवण और क्या बनाएगा? जल। जल बनाएगा। कौन सी बोलेंगे? उदासीनीकरण। बहुत बार पूछने हैं, लेकिन ये बार नहीं पूछेगा। अब पूछे देगा तो की करेगा? तो लिख देगा, बात खत्म है। अब पूछे दिया थे नहीं, सजी बोले तो नहीं पूछे, अब पूछ दिया, संभावित ही ना होगा। ठीक, पूछ देगा तो लिख देगा। ठीक, समझ गया? हाँ, चार्ज हो जाता है कम रहता है। की करता है बंदे मोबाइल के? आप देखो कुछ आगे चीजें हैं, उसको बताते हैं तुम लोग को। तन्नुकरण के ऐसे बताओ, अम्ल का तन्नुकरण कौन सी अभिक्रिया हो? उष्माक्षेपी। वही आप देखा है, कहता तन्नुकरण, कहता है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तन्नुकरण पूछेगा। तो तन्नुकरण किसे कहते हैं? पूछल क्वेश्चन है, लिख। तन्नुकरण किसे कहते हैं? तन्नुकरण किसे कहते हैं? तन्नुकरण किसे कहते हैं? तन्नु से एक बात याद आता है, लिखो। तन्नुकरण किसे कहते हैं? सब देखता है वीडियो और कि नहीं रे? पता नहीं चलता है, नोटिफिकेशन और जाता है कि नहीं? जाता है, सब्सक्रिप्शन आ जाता है। वीडियो 10:05 हम छोड़े थे तब आया। जाता होगा, देखे मन नहीं होगा, कुछ और देखे मन करे ना। लिखो, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तन्नुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तन्नुकरण कहते हैं, तन्नुकरण कहते हैं। फिर से मिला ले। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तन्नुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तन्नुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तन्नुकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन। पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसे कहते हैं? लिखना, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित, आवाज जा रहा है कि नहीं जी? ये देखिए यहाँ नीला होल है। NR, हाँ आप जा रहा होगा आवाज में? हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। फिर से बोल देते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। एक पॉइंट पैराग्राफ छोड़ के लिख दो। पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरसेन हैं, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी। पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरसेन हैं, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी।
जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी। इसी में लिखना पीएच स्केल में पी का अर्थ पुषांश, ब्रैकेट में लिखना पॉइंटेज होता है। पीएच स्केल में पी का अर्थ पुषांश, ब्रैकेट में लिख देना पॉइंटेज होता है, पॉइंटेज होता है। पुषांश ब्रैकेट में लिखना पॉइंटेज होता है, पॉइंटेज होता है, नोट करके लिखना। तो कुछ चीज़ें है नया लिखा रहे हैं, चीज़ें लिखाना जरूरी भी है। लिखो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच मान उतना ही कम होगा, पीएच मान उतना ही कम होगा। तो अभियो दिखाए थे ना, अब पीएच मान कम होगा, अम्लीयता का गुण क्या होगा उसमें? अधिक होगा, अधिक होगा। अब पीएच मान अधिक होगा तो अम्लीयता का गुण क्या होगा उसमें? कम, कम होगा। अब लिखना जकर जकर हम पीएच मान बोल देंगे ओकर पीएच मान याद रखना जरूरी है। शॉर्टकट में लिखो जल्दी। लिखना जठर रस का पीएच मान 1.2। देखो जठर रस का पीएच मान 1.2, जठर रस का पीएच मान 1.2। दूसरा नींबू रस का पीएच मान 2.4 तक होता है, कर लेना। शुद्ध जल का पीएच मान 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस 10.5 रहेगा या 10 रहेगा, ठीक समझा। लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। अब तोरा यहो बोले थे सबसे कम जो होता है पीएच मान किसका होता है? न्यून पीएच मान तो HCl का लगभग 0 माना जाता है, ठीक। लिखो HCl 0, HCl 0, HCl 0। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बता दिए हैं, तो इसको बताने का कोई जरूरत नहीं जरूरत है। पीडीएफ में लिखल है सब कुछ, वह खातिर नहीं बताएंगे, बताए देवे किए हैं, ठीक। आगे देखो कहता है अम्लीय वर्षा, वर्षा अच्छा बोले थे ना, अम्लीय वर्षा के लिए भी कौन सी उपयोगी लिखा दिए थे? सल्फर एवं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। पूछा जाता है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो वहां पर लिखा रहता है सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। पीएच मान पूछेगा तब कितना हो जाएगा? 5.6 से कम। दांतों का 6 5.5 से कम। अम्लीय वर्षा 5.6 से कम और दांतों का 6 5.5 से कम, ठीक है। आगे कहता है अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, लिख रहे अम्लीय वर्षा के हानि, अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। हम थोड़ा समझाई देते हैं, समझ गया? लिख लेना, लिखे बोलते बोलते ज्यादा समय हो जाएगा, ठीक। आप पीडीएफ में ही है ना, ठीक। देखो कहता है अम्लीय वर्षा के, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा का जो जल होता है किसमें प्रवाहित होगा? वर्षा होगा, नदी जब नहीं करेगा, जब जखने जाएगा तो नदी का पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो कुप्रभाव यानी कि हानि होता है इससे, ठीक। आगे कहता है ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। और जो जलीय जीवधारी होते हैं, जो जल में रहते हैं, उसका क्या हो जाता है? जीना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। आगे कहता है अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा। अब ये ध्यान रखना, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कहाँ है? आगरा में। कौन चीज बना है? वो संगमरमर से बना। किससे बना है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। उस अम्लीय वर्षा के कारण बोलता है कि किसके कारण ताजमहल क्षतिग्रस्त हो रहा था? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसके कारण? तो NO2 और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक। आगे और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। क्या करता है? संगमरमर क्या करता है?
वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्या कर लेता है, क्रिया कर। अभिक्रिया कर लेता है, जिससे क्या हो जाता है, क्षति हो जाता है। ठीक, तो दो लिख दोगे। ठीक, आगे कहता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, समझा देते हैं, लिखल है उसको कर लेगा। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि हमारे शरीर का पीएच परस, हमारे शरीर का पीएच परस कितना होता है, 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना बीच से परस रहता है, 7.0 से 7.8। उसके बाद कहता है वर्षा जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर उसमें अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं। कि क्या है, महत्व है पीएच का। ठीक, दैनिक जीवन में। ठीक, आगे कहता है दूसरा, पौधे को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। पौधे को विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है, यानी कि मिट्टी की आवश्यकता होता है ना रे, मिट्टी का पीएच मान ज्यादा हो जाएगा तो उसको कम किया जाता है, तभी ना अच्छा फसल होता है। आप खूबे कम हो जाएगा तो वो दिक्कत है। हाँ, कहता है कि हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है, हमारा उदर में पेट में HCl अम्ल होता है ना। ठीक, आगे कहता है यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो यह हम HCl अम्ल कभी सुना है कि उदर को हानि पहुंचाए, नहीं, बिना उदर को हानि पहुंचाए हमारे शरीर में क्या करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक, आगे कहता है अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl होता है, वो अपच हो जाएगा। ऐसे पूछा जाता है, अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड। किसका, एंटासिड का। ठीक, आगे कहता है जिससे पेट दर्द और जलन अनुभव होता है। जब भी पेट और जलन अनुभव है ना, मतलब समझ अपच है, उसमें HCl अम्ल क्या हो रहा है, ज्यादा होता है। क्या हो रहा है, इसके कारण क्या होता है, पेट दर्द करने लगता है। ठीक, उसके बाद कहता है एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ऐसे पेट दर्द करता है तो क्या करते हो, इससे यानी कि पेट दर्द होता है तो इसको निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड कौन प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का क्षारक प्रकृति। ठीक, आगे कहता है मुंह का पीएच का मान 5.5 कम हो जाने से दांतों का इनामेल क्या हो जाता है, संसारित हो जाता है। तुम लोग जानते हो शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन है, इनामेल। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। CA3PO4 का होल ट्वाइस। CA3PO4 का क्या होता है, होल। इसी का बना होता है इनामेल, जो कि शरीर का सबसे मजबूत अंग है, ऊपर का। और ये कब संचारित होने लगता है, तो 5.5 से कम होने पर। उसके बाद कहता है मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक कौन अम्ल छोड़ता है, मेथनोइक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं, इथेनोइक अम्ल देते हैं ना ऑप्शन में, फॉर्मिक अम्ल एथेनोइक को देता है। ठीक, ध्यान रखना। कहता है डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग आराम से मिलता है। देखो हम बोलते हैं तुमको, जब भी एंटासिड का बोलेगा, एंटासिड के निवारण के लिए डंक मार दिया, और निवारण के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो बोलेगा कि जब जीटी डंक मार दिया, एंटासिड बोलते एसिडिटिक के उपचार के लिए किसका इस्तेमाल, बेकिंग सोडा का। ठीक, बस देने के पीएच मन जितना जानते हो ना तुम उसके बारे में लिखते हो, दैनिक जीवन में उसी का महत्व है। ठीक, आगे देखो कुछ प्राकृतिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। कुछ सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक। नेटल के डंक में कौन सा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, ये सब याद कर लोगे। ठीक, अब कहता है साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। देखो अब जो भी है ना उस 5 नंबर है, ठीक, उसको कल करेंगे, इतना तक पढ़ लोगे अच्छा से। ठीक, रिवीजन करके ऑब्जेक्टिव जितना भी है तुम्हारे पास ओकरा ठीक है लो, अच्छा से रिवीजन कर लोगे। ठीक, कल वाला याद कर लियो। याद करने का मतलब ये नहीं कि लाइन बाय लाइन याद करना है, समझ के कोई पूछेगा ओकर जवाब देना। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक, बंद।